स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में अति लघुत्तरीय प्रश्न विज्ञान शिक्षण तृतीय प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 40 तक पढ़ा था और एनालिसिस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग विज्ञान शिक्षण के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार एग्जाम देने वाले हैं। और बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत दोनों प्रश्न पत्रों को हमने अपने इस चैनल पे डाल दिया, तो वहाँ से आप लोग का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप लोग जाके अति लघु बहुविकल्पी सारा जो भी वीडियो है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ के आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। प्रश्न नंबर 41 है, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो नाम लिखिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा है। तो शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखना बहुत आसान है। तो शाकाहारी बकरी हो गई, खरगोश हो गया, मांसाहारी शेर हो गया, चीता हो गया। प्रश्न नंबर 42 है, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, चौथी प्लाज्मा होती है। प्रश्न नंबर 43 है, समय का मानक मात्रक क्या है। तो समय का एमकेएस सिस्टम में मानक मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। प्रश्न नंबर 44 है, जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जंतुओं एवं पौधों में अंतर क्या होता है, पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, पौधे और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है, यानी कि सेंसिटिविटी होती है। जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, ये उसकी प्रकट कर सकते हैं उसको, जबकि पौधे अपना संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जबकि जीव की वृद्धि हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अंधेरे में या अंधेरा ना हो तब भी उसकी शरीर में वृद्धि और विकास होता रहता है। तो प्रश्न नंबर 45 है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है। तो दूध समांगी मिश्रण है। आपको एक बार मैं और बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो वहाँ पे हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का डाल दिया है, पूरा कंप्लीट सिलेबस का। तो आप लोग जल्दी से वो देख लें, उसके बाद से ये तृतीय प्रश्न पत्र स्टार्ट करें पढ़ना। प्रश्न नंबर 46 है, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है। विद्युतीय बल किसे कहते हैं। विद्युत बल के कारण जब चीज़ें किसी ओर आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिक वायर के वजह से जो भी आकर्षण उत्पन्न होता है उसे विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। उन्हें घर्षण बल ज़्यादा करने से विद्युत बल उस पर उत्पन्न हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव साइड बन जाता है, जिसके कारण वो विद्युतीय बल क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 48 है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक, यानी कि मछली को जल में जीवित रहने के लिए, उसके एडेप्टेबिलिटी के लिए, अनुकूलन के लिए कौन से अंग सहायक है। तो मछली का जो धारा रेखित शरीर है, यानी कि जो उसका शरीर है मान लीजिए ऐसे धारा टाइप है, और पंख है उसके, और उसके गलफड़े हैं। प्रश्न नंबर 49 है, कीटभक्षी पौधों की विशेषता तथा नाम लिखिए। तो कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, यानी कि जो कीटों का भक्षण करते हैं ऐसे पौधे दलदली भूमि में उगते हैं। इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते, यानी कि दलदली भूमि में पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है और प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते। और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु यह कीटों का पाचन करते हैं, यानी कि ये पहले इन्हें दलदली भूमि में उगता है और नाइट्रोजन नहीं मिलता है दलदली भूमि में, तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जिससे उसकी पूर्णता करने के लिए वो कीटों का पाचन करते हैं। जैसे
कौन से कीटों को, जैसे कीटभक्षी पौधा क्या हो जाएगा, ड्रोसेरा, घटपर्णी आदि। तो ये याद रखना जरूरी है, ड्रोसेरा, घटपर्णी आदि। प्रश्न नंबर 40 है, जली पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। तो जली पौधे के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं। जैसे जलकुंभी होता है, उसके अंदर आप लोग देखेंगे वो वॉइड होता है, वॉइड स्पेस होता है, मतलब खाली स्थान होता है बीच में, उनके पत्तियों के बीच में, तनाओं के बीच में। जली पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त होते हैं, जिन्हें वायुकोष्ठ कहा जाता है। क्या कहता है, वायुकोष्ठ, जिनमें वायु भरी रहती है। जैसे जलकुंभी, देखिए जलकुंभी आ गया। कमल तथा कुमुदनी के पौधों की पत्तियां क्या होती हैं, चपटी होती है। यानी कि जो कमल का फूल आप लोग देखे हैं उसकी पत्तियां क्या होती हैं, चपटी होती हैं, और कुमुदनी का भी पत्तियां चपटी होती है, और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियां गीली नहीं होती हैं। तो जो कमल है, कुमुदनी है, जलकुंभी है, इसकी पत्ती गीली क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनकी पत्तियां चपटी के साथ साथ इनका जो सरफेस होता है वो मोम जैसा चिकना होता है। चपटी होने के कारण यह पानी के सतह पर तैरती हैं। तो जलकुंभी, कमल, कुमुदनी, सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी लाइए कि ये क्यों नहीं गीली होती हैं। तो गीली इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि इनकी पत्तियां मोम जैसी चिकनी होती हैं, और तैरती क्यों हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं चपटी होने के कारण ये पानी पे हमेशा तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार जली पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता हो गया। पत्ती चपटी होती है और तना क्या होता है, मोम जैसा चिकना होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51 है, अलैंगिक जनन की दो विधियां, प्रकारों के नाम लिखिए। तो अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो विधियों और प्रकारों के नाम लिखिए। तो मुकुलन हो जाएगा और विखंडन हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 52 है, विखंडन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, नंबर 52 क्या है, घर्षण बल किसे कहते हैं। तो किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आप तेज दौड़ रहे हैं तो आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाता है, तो आप क्या होगा, तो आप गिर जाएंगे। तो ये घर्षण बल के कमी के कारण होता है। कैरम बोर्ड पर अगर पाउडर नहीं छिड़का जाएगा तो गोटी जो होता है तेजी से नहीं फिसलती है। यानी कि वही जब पाउडर छिड़क दिया जाता है तो वो गोटी तेजी से इधर उधर फिसलती है। और आप ये भी सोच सकते हैं, इसका एग्जाम्पल एक और है कि आटा चक्की के जो पट्टे होते हैं अगर वो घिस जाते हैं तो चक्की गति नहीं करता है। तो क्या होता है, उस टाइम घर्षण बल की मात्रा कम हो जाने के कारण ही क्या होता है, ये होता है। तो घर्षण बल किसे कहते हैं, कि जब दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला जो बल होता है उसी को घर्षण बल कहते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम चल, दौड़ और उठ बैठ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये घर्षण बल की बहुत सारी उपयोगिताएं होंगी। तो यानी कि घर्षण बल हमारे लाइफ में बहुत उपयोगी है। भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। तो अदरक के तने के रूपांतरण को प्रकंद, राइजोम कहते हैं। गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। तो चलिए गति के द्वितीय नियम को परिभाषित किया जाता है। तो गति का जो सेकंड नियम है वो क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको हम। तो इसके अनुसार किसी वस्तु पर बाह्य से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक, इस पे कोई एक ये गोला है और ये गोला ये है। तो इस पे हम मान लीजिए फोर्स इस दिशा में लगा रहे हैं, तो इसका वेग भी होगा इस दिशा में। वेग मतलब ऐसे ये मोशन करेगा, और इसका कुछ न कुछ त्वरण A होगा, और इन दोनों का मास m होगा। ठीक, मान लीजिए दोनों समान मास के हैं, m होगा।
तो किसी वस्तु पर जब बाहर से जब बल लगाया जाएगा, मान इन दोनों वस्तुओं पे बाहर से जब बल लगाया जाएगा तो द्रव्यमान यम का जो वस्तु ये दोनों हैं ये क्या करेंगे, त्वरण ए के गुणनफल और बल F की दिशा में जो उत्पन्न त्वरण ए होगा उसके F से गुणा कर देंगे, तो ये गति का द्वितीय नियम हो जाएगा। तो F बराबर m में हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा राजन मिस्टेक रहता है। देखिए अगर इस स्टेटमेंट को पहले साइंस के भाषा में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, F समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल एम ए, F इंटू एम में, तो समानुपात हटाएंगे तो F इक्वल टू के एम ए। के क्या है, नियतांक है, ठीक है, के क्या है, नियतांक है। तो इस प्रकार ये हमने गति का द्वितीय नियम को बताया। प्रश्न नंबर 55 देखिए, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी वे पदार्थ हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, इनमें पारदर्शिता का गुण होता है। जैसे मान लीजिए कोई शीशा है, अगर उस शीशे के आर पार हम देख लेते हैं, या कोई लेंस है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पारदर्शी हो जाएगा। अपारदर्शी क्या हो जाएगा, वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, उन्हें अपारदर्शिता का गुण होता है। प्रश्न नंबर 56 है, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। यानी कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब 0 से 42 डिग्री तक ही हम क्या कर सकते हैं, तापमान मनुष्य का माप सकते हैं। और ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ये इससे केवल मनुष्य के शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में एक जो स्केल होता है, इसका फार्मूला होता है, वो भी देख लीजिए, यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को। तो उसका फार्मूला होता है C/5 इक्वल्स टू F-32/9। यानी कि सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो सेल्सियस का वैल्यू रख देंगे, और जब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना होगा तो फ़ारेनहाइट दिया रहेगा, तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू रख के हम सेल्सियस में परिवर्तित कर लेंगे अपने डाटा को। प्रश्न नंबर 57 है, क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य क्या होंगे, इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल के 2 कार्य क्या हैं, पहले तो इसी के कारण से पत्तियों का रंग हरा होगा। और प्रकाश की संश्लेषण जब होता है तो सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रश्न नंबर 58 है, वर्धी जनन की 2 विधियां बताइए। तो जड़ों द्वारा वर्धी जनन, पहला उदाहरण डहेलिया शकरकंदी। तनों द्वारा वर्धी जनन, उदाहरण आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन। प्रश्न नंबर 59 है, जड़ के प्रकार बताइए। तो जड़ के प्रकार के, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। तो जड़ 2 प्रकार के हो गए, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 है। अलैंगिक जनन की 2 विधियां बताइए। तो अलैंगिक जनन की जो 2 विधियां होती हैं, पहला क्या हो जाएगा, विखंडन द्वारा, यानी कि फीजन। इसको क्या कहेंगे, विखंडन को क्या कहेंगे, फीजन। फीजन मतलब टूटना होता है, फीजन विखंडन द्वारा। दूसरा क्या हो जाएगा, मुकुलन। फीजन को विखंडन कहेंगे, मुकुलन को क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। BUDDING। तो बडिंग मतलब क्या हो जाएगा, मुकुलन। प्रश्न नंबर 61 है। 3 कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। तो हमने इसके पहले प्रश्न में पढ़ा था ड्रोसेरा, नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया। ये 3 कीटभक्षी पौधे होते हैं, ये कीटों का पाचन करते हैं। ड्रोसेरा, नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया। प्रश्न नंबर 62 है। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए अथवा पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो आपको पता है सरसों का जो पुष्प होता है वो बनाने के लिए आता है एग्जाम में। तो पहला क्या हो जाएगा, बाह्य दलपुंज। दूसरा दलपुंज। पुमंग जायांग। ये पुष्प के 4 भागों के मुख्य 4 भाग यही होते हैं इसके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63। एक सेकेंड। भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो भंगुर पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। वे पदार्थ जिनमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाने का गुण पाया जाता है भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच क्या होता है, टूट जाता है। कोयला भी क्या होता है, शीघ्र ही टूट जाता है। तो ये भंगुर पदार्थ हो जाएंगे, टूटने वाले पदार्थ हो जाएंगे। अभंगुर पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता है अभंगुर पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, लोहा शीघ्र टूटता है नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद भी वो नहीं टूटता है। तांबा, ये सब तन्य हैं, डक्टाइल होते हैं, अभंगुर पदार्थ आदि। प्रश्न नंबर 64 है। ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं। तो लिखना है ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। यानी कि जो पदार्थ डायरेक्ट द्रव न बन के डायरेक्ट गैस बन जाता है उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं, और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो डिफरेंस क्या है, जो पदार्थ डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होगा उसे ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहेंगे या ऊर्ध्वपातज कहेंगे, और जो ये प्रोसेस हो रहा है चेंज होने का सॉलिड टू गैस में जब चेंजेस हो रहे हैं इस पदार्थ की अवस्था में, तो इसको हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वपातन। जैसे नौसादर हो गया, आयोडीन हो गया, कपूर हो गया। तो ये क्या है, ऊर्ध्वपातज हैं, और ये पदार्थ क्या है, और इसका जो प्रोसेस होगा जब इसको, तो क्या होगा, वो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। सबसे लास्ट प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्नों का। इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें विज्ञान शिक्षण तृतीय प्रश्न पत्र में लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न नंबर 65 क्या है, मूल मात्रक किसे कहते हैं। कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण, दूरी एवं समय मूल राशियां हैं तथा मीटर एवं सेकंड इनके मात्रक हैं। तो 7 मूल राशियां हैं और इनके 7 मूल मात्रक हैं। यानी कि ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, इन्हें परिवर्तित नहीं, मतलब इन्हें परिवर्तित तो कर सकते हैं, जैसे इनमें कुछ मतलब इनके अलावा कोई और यूज नहीं होता है। तो 7 मूल राशियां और उसके 7 मूल मात्रक होते हैं। इस प्रकार हमने विज्ञान शिक्षण के अति लघुत्तरी प्रश्नों को सीरीज राजन सीरीज जो चल रहा था वो हमने आपको पढ़ा दिया। देख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो है वो
हम आप लोगों को अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बाद लघुत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो ना समझ आए कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा है। बाकी का टेलीग्राम लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। थैंक यू।